यस, सो कुछ लाइट का इशू हो गया था, क्लियर ना? चलिए, तो आपने लिख लिया हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन। एवरीबॉडी आ जाओ भाई, क्लास स्टार्ट हो गई है वापस। यस, क्लास स्टार्ट हो गई है वापस, ठीक है। इस डायग्राम को बनाएं, फिर इसके बारे में लिखते हैं, ठीक है। प्लीज ड्रॉ डायग्राम ऑफ हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन। डायग्राम बना लिया एवरीबॉडी? बना रहे हैं, ओके बनाओ भाई। प्रहर्ष कहां से हो? प्रहर्ष कहां से हो? बिहार से? ओके, उत्तर प्रदेश, ओके। फतेहपुर, कानपुर कितना दूर है? 80 किलोमीटर। कानपुर आए थे, मैं कानपुर आया था मैं क्लास लेने के लिए। ओके, डन। चलिए लिखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट, देखिए हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन। हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन it is another type of cold extrusion process. It is another type of cold extrusion process. High pressure fluid applies the force to the workpiece through a die.
through a die. Billet chamber friction is eliminated. Billet chamber friction is eliminated and the pressurized fluid act as lubricant between the billet and the die. Lubricant between the billet and the die. Lubricant between the billet and the die. The metal deformation is performed in a high compression environment crack formation is suppressed, leading to a phenomenon known as pressure induced ductility. Pressure induced ductility. प्रेशर के कारण क्या हुआ? डक्टिलिटी इंक्रीज हो गया. देखें, relatively brittle materials like cast iron, stainless steel, molybdenum, tungsten, and various compounds can be plastically deformed without fracture. Done. So it means अगर आपको
हाईली ब्रिटल मटेरियल्स का अगर आपको वायर बनाना है, कुछ अगर आपको एक्सट्रूजन प्रोसेस करना है किसी कंपाउंड का, जैसे लाइक अगर बात करें कि अगर ब्रिटल मटेरियल्स लाइक कास्ट आयरन हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, टंगस्टन हो गया, एंड वेरियस कंपाउंड्स, आई कैन से वेरियस इंटरमेटलिक कंपाउंड जो कि हार्ड होते हैं, उनका आप एक्सट्रूजन इस प्रोसेस से कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ व्हाट? प्रेशर इंड्यूस्ड डक्टिलिटी। जब भी आप एक नॉर्मल प्रेशर या मैं कहूँ एक इक्विवेलेंट प्रेशर डालेंगे किसी भी बिलेट पे, किसी ब्रिटल मेटल के बिलेट पे, तो कहीं ना कहीं वहां पे उस प्रेशर के कारण क्या होता है, जो क्रैक फॉर्मेशन ना होके वहां पे वो डक्टाइल मेटल की तरह वर्क करने लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेशर इंड्यूस्ड। मतलब प्रेशर लगाने के कारण जो आपकी इंड्यूस हुई डक्टिलिटी, उसे हम क्या बोलते हैं माय डियर? प्रेशर इंड्यूस्ड डक्टिलिटी। उसे हम बोलते हैं प्रेशर इंड्यूस्ड डक्टिलिटी। क्लियर? चलिए, इट इज फॉर व्हाट? द हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन। नाउ लिखें, नेक्स्ट पॉइंट डालें। सो दिस इज द टाइप ऑफ एक्सट्रूजन। हमने देखा व्हाट इज द डायरेक्ट, व्हाट इज इनडायरेक्ट इन द हॉट एक्सट्रूजन प्रोसेस, and in the in the cold extrusion process what is the backward and what is the impact and what is the hydrostatic extrusion. Clear? So now next लिखें lubrication for extrusion. लिखें lubrication for extrusion. Lubrication for extrusion. देखें, दो लाइन लिख रहे हैं इसमें। फॉर हॉट एक्सट्रूजन, दिस इज इंपॉर्टेंट, फॉर हॉट एक्सट्रूजन ग्लास, मोल्टन ग्लास is an excellent lubricant. Is an excellent lubricant. फिर लिखें for cold extrusion, for cold extrusion most effective lubricant is a phosphate coating on the workpiece. Phosphate coating on the workpiece. ये बात आपको ध्यान रखनी है। हॉट के लिए मोल्टन ग्लास एंड कोल्ड के लिए फॉस्फेट कोटिंग ऑन द वर्कपीस। लिख लिया? डन। अब लिखें फॉर्मूलाज इन एक्सट्रूजन। फॉर्मूलाज यूज्ड इन एक्सट्रूजन। कभी अगर न्यूमेरिकल पूछता है तो उसमें क्या क्या फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है वो देख लीजिए। देखिए फॉर्मूलाज इन एक्सट्रूजन, देखिए फॉर कैलकुलेशन ऑफ एक्सट्रूजन लोड, लिखें फॉर कैलकुलेशन ऑफ एक्सट्रूजन लोड, for calculation of extrusion load, सबसे पहला लिखें जॉनसन्स इक्वेशन। जॉनसन्स इक्वेशन
जॉनसन्स इक्वेशन, सिग्मा एक्शनल is equal to sigma mf, it is mean flow stress, A plus B ln R, A plus B ln R, सिग्मा mf लिखे mean flow stress, सिग्मा mf लिखे mean flow stress, A and B लिखे आपका कांस्टेंट्स, एंड आर लिखें एक्सट्रूजन रेशियो, और जो कि आपको पता है क्या होता है, एक्सट्रूजन रेशियो इज इक्वल टू ए नोट अपॉन ए एफ, ए नोट अपॉन ए एफ। स्ट्रेस निकालने के भी काफी सारे रूल हैं। पहला आ गया वो जॉनसन इक्वेशन, सेकंड लिखेंगे आइडियल केस, इफ वी एज्यूम दैट नो फ्रिक्शन, no friction, it is the ideal case, sigma actional is equal to sigma mf ln r, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे माय डियर, सिग्मा mf ln r। अगर कभी न्यूमेरिकल पूछता है तो कभी ध्यान रखना, बाकी कोई दिक्कत वाली एसएससी में नहीं पूछेगा, जस्ट इस चीज को इग्नोर करें, बट हाँ लिखो जरूर, ताकि कभी कोई अच्छा एग्जाम देने जाओ तो एक बार पढ़ लो, कोई पीएसयू एग्जाम देने जाओ, कोई अच्छा है ना तो देने जाओ तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूलास को पढ़ लो, आ सकते हैं, ठीक है ना। सिग्मा एमएफ एल एन आर, सी पॉइंट लिखें, सी लिखें रियल कंडीशन, रियल कंडीशन, when extrusion constant is given, when extrusion constant K is given, अगर K आपको दे रखा है क्वेश्चन में, एक्सट्रूजन कांस्टेंट अगर आपको दे रखा है, देन व्हाट इज द फॉर्मूला, ठीक है, सिग्मा बस मल्टीप्लाई करना है, सिग्मा एक्शनल इज इक्वल टू K टाइम्स एल एन आर, K टाइम्स एल एन आर, आर क्या है एक्सट्रूजन रेशियो, या मैं कहूं K टाइम्स एल एन ए नोट अपॉन ए एफ। एक क्लास लिख लें जो कभी पूछेगा नहीं वैसे, लिखें स्लैब एनालिसिस, स्लैब एनालिसिस सिग्मा एक्शनल इज इक्वल टू सिग्मा एम एफ 1 प्लस बीटा अपॉन बीटा 1 माइनस ए एफ अपॉन ए नोट की पावर बीटा, और यहां पे जो बीटा है उसकी वैल्यू होती है म्यू कॉट अल्फा, म्यू कॉट अल्फा। अल्फा वही आपका सेमी डाई एंगल, ठीक है ना, सेमी डाई एंगल। तो यहां से अगर आपने सिग्मा निकाल दिया, स्ट्रेस अगर आपने निकाल दिया, फिर आपको बोले कि लोड क्या होगा, निकाल पाओगे? जैसे मैंने बताया था आपको इन डायरेक्ट एक्सट्रूजन एंड इन द इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन माय डियर, यहां से अगर आप सिग्मा निकल गया फ्रॉम द 4 फॉर्मूलाज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आप आराम से निकालोगे लोड। मींस फॉर फॉरवर्ड एक्सट्रूजन आपने लिख लिया होगा, फॉर फॉरवर्ड एक्सट्रूजन यहां से निकल गया आपका सिग्मा, उसके बाद F क्या होगा सर, F इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय सर ए नोट, बस। तो फिर एंड सेकेंड फॉर बैकवर्ड एक्सट्रूजन, फॉर बैकवर्ड एक्सट्रूजन आपको पता है इसका, फॉर बैकवर्ड एक्सट्रूजन सॉलिड रैम एंड डाई अगर होगा, देन F
इज इक्वल टू सिग्मा एक्शनल इज इक्वल टू एरिया ऑफ योर डाई। अगर आपका हॉलो रैम एंड डाई सिस्टम हुआ, अगर आपका हॉलो रैम एंड डाई सिस्टम हुआ, then my dear F actional is equal to sigma actional multiplied by A naught minus AF। हमें एक भी लिया होगा। These are some formulas for the एक्सट्रूजन प्रोसेस। कभी अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कभी, तो आप इस चीज को अटेम्प्ट कर पाओ, बस यही मेरी दिल की तमन्ना है। डन। उसकी नीड नहीं है प्रहर्ष, उसकी नीड नहीं है, ठीक है ना। आप कहोगे तो करा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मोस्टली नहीं पूछता है। वैसे मैं करवा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। पहले जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। ये मैंने इससे लिखा है कि कहीं ना कहीं अगर आपको पूछ ले एग्जाम में कि भाई व्हाट इज एक्सटर्नल लोड, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब फॉर्मूलाज होते हैं। वो भी अगर आप अच्छे एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई अगर मान लीजिए बार्क का है ना, कोई मान लीजिए आपका डिप्लोमा कैंडिडेट्स का कोई एग्जाम होता है, तो उसमें ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूँ, है ना, ताकि आपको उस समय कहीं और भटकना ना पड़े। आपके नोट्स आपके पास है, वही इनफ है, ठीक है। इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूँ। अब चाहेंगे तो क्वेश्चन भी करा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। ठीक है, चलो लास्ट लिख लो एक, एक्सट्रूजन डिफेक्ट्स। नेक्स्ट लिखें एक्सट्रूजन डिफेक्ट्स। एक्सट्रूजन डिफेक्ट। अरे भाई रुक गया क्या वीडियो? मुझे लग रहा है रुक गया। आगे वापस लिखें एक्सट्रूजन डिफेक्ट्स। एक्सट्रूजन डिफेक्ट्स। पहला लिखें बैम्बू डिफेक्ट। फर्स्ट लिखें बैम्बू डिफेक्ट। फर्स्ट लिखें बैम्बू डिफेक्ट। जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ आपका डाई वगैरह है, मान लो ये आपका बिलेट, मान लीजिए आपका बिलेट है। दिस इज व्हाट द चैम्बर, ओके, दिस व्हाट द चैम्बर or something like that. It is the die over here, okay, this is what the die. Now यहां से क्या है, आपका हॉट मेटेलिक बिलेट निकल रहा होगा कुछ ऐसे ना। होता क्या है, मान लीजिए कभी कभी क्या होगा, ये आपका बिलेट है और इसको आप यहां से लोड दे रहे हैं विद द रैम एंड पिन सिस्टम, क्लियर। तो कभी कभी क्या होता है, लेस टेम्परेचर होने की वजह से इस रैम, बेसिकली जो आपका बिलेट है उसका लेस टेम्परेचर होने की वजह से जब ये इस पर्टिकुलर डाई से निकलता है ना, जब इस डाई से निकलता है माय डियर, ऐसे निकलेगा, तो क्या होगा, लेस टेम्परेचर होने की वजह से जो आपका बिलेट है
वो एकदम से ना यहाँ पे चिपक जाएगा, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे चिपक जाएगा, बिकॉज टेम्परेचर इसको हाई नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर आप प्रेशर लगाओगे तो ये बाहर निकल नहीं पाएगा। उससे देखो होता क्या है, सबसे पहले अगर ये चिपका, जिससे क्या हुआ, यहां पे कहीं ना कहीं आप फोर्स लगाए जा रहे हो, अगर ये चिपक गया इस पर्टिकुलर डाई से, बाहर नहीं निकल पाया, तो एट ए टाइम में प्रेशर बहुत ज्यादा इंड्यूस कर देगा इस पर्टिकुलर एरिया पे। अगर ये चिपक गया तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा इस पर्टिकुलर जोन में प्रेशर इंड्यूस कर देगा। और रिपीटेटिवली क्या कर रहे हो, रिपीटेटिवली आप यहां पे एट द सेम टाइम रैम एंड प्लंजर का फोर्स लगा रहे हो। अब अगर आपने क्या किया, एकदम से प्लंजर का फोर्स लगाया और अब जो चिपका हुआ जो आपका मटेरियल है वो क्या हुआ, एकदम से बाहर निकला। भाई जब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया मटेरियल इस जोन में, तो चिपका हुआ मटेरियल है वो एकदम से क्या निकला, बाहर निकला। और जब एकदम से आपका जो मटेरियल बाहर निकलता है तो क्या होगा, कुछ ऐसा निकलेगा, कुछ बम्बार्ड करेगा मटेरियल। एकदम से अगर आपका मटेरियल बाहर निकलता है तो कुछ एक सरफेस पे डिफेक्ट आना शुरू हो जाता है, एकदम है ना, फोर्स से निकलता है। जो उभरा हुआ मटेरियल है जब ये सॉलिडिफाई होगा तो कहीं ना कहीं आपको जो सरफेस दिखाई देगी कुछ ऐसी दिखाई देगी, जैसे बैम्बू होता है ना, बांस बेसिकली बैम्बू, उसका सरफेस जैसा होगा वैसा आपको इस एक्सट्रूडेड पोर्शन का सरफेस दिखाई देगा। इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रूजन डिफेक्ट, इसे बोलते हैं अपन बैम्बू डिफेक्ट। क्लियर ना? अब इसकी चर्चा करते हैं बाद में, देखें लिखें इसको, बैम्बू डिफेक्ट, इट्स वेरी इजी। देखिए बैम्बू डिफेक्ट मतलब इट इज ड्यू टू व्हाट, स्टिकिंग, इट इज ड्यू टू व्हाट माय डियर, स्टिकिंग ऑफ द चिपकना किसका, ये जो बिलेट का विद द डाई मटेरियल। इट इज ड्यू टू व्हाट, स्टिकिंग ऑफ द बिलेट विद द डाई मटेरियल। लिखें इसके अंदर द प्रोडक्ट, लिखें फर्स्ट पॉइंट इन बैम्बू डिफेक्ट, the product being extruded, the product being extruded sticks to the die, sticks to the die, which increases extrusion pressure rapidly, extrusion pressure rapidly, but as the extruded portion move forward pressure is immediately released, pressure is immediately released. This fluctuation in pressure creates fluctuation in velocity and therefore circumferential cracks along with lateral flow of material, along with
lateral flow of material appear on the extruded product, on the extruded product. The appearance becomes similar to bamboo, therefore named as bamboo defect. Therefore named as bamboo defect. Clear? Done? फिर लिख लें नेक्स्ट सेकेंड वन डिफेक्ट. पाइप डिफेक्ट्स, ऐसे बोलते हैं अपन टेल पाइप या फिर फिश टेलिंग, एक ही बात है. फिश टेलिंग फिश टेलिंग लिखें इसमें. Internal cracks appear due to impurities, scale, which may be enter into the billet. कोई भी इम्प्योरिटी है, स्केल अगर आपके बिलेट में घुस गई, मान लीजिए आपका जो मेटालिक चैम्बर है वो साफ नहीं हुआ है ना, या जब मेटालिक बिलेट है वो साफ नहीं हुआ है ना, जब आप उसे आगे मूव कर तब भी मान लीजिए कोई चैम्बर में आपका डस्ट है, या मैं कह सकता हूँ क्या जो आपका कोई भी स्केल वगैरह है वो अगर घुस गया इस बिलेट के अंदर, उसे आप एक्सट्रूड कर रहे हो, तो उसे जो आने वाले हैं बेसिकली जो प्रोडक्ट में जो क्रैक्स आने वाले हैं उसे बोलते हैं अपन टेल पाइप, या उसका जो अपीयरेंस है कुछ ऐसी दिखाई देगी जिसका आपका फिश टेलिंग हो ना, कुछ टेल टाइप पूछ टाइप दिखाई देगा उस पर्टिकुलर एक्यूरेट पार्ट में, उसे बोलते हैं अपन फिश टेलिंग ना. इसका बस आप नाम याद रखो और इसका रीजन याद रखो, ठीक है. विल बी एंटर इनटू द बिलेट ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन, billet
from surface during deformation. So proper cleaning of workpiece will take care of this defect. Proper cleaning will take care of this defect. Done? So यहाँ पे अपन करते हैं कंप्लीट इस एक्सट्रूजन को, ठीक है ना. इट इज ऑल अबाउट फॉर एक्सट्रूजन प्रोसेस. सो नाउ अब डालें हेडिंग नेक्स्ट फोर्जिंग. तो एक्सट्रूजन प्रोसेस में समस्या क्या थी भाई? व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ एक्सट्रूजन प्रोसेस? कि पर्टिकुलर लेंथ के लिए जो भी आपका एक्सट्रूडेड पार्ट है उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या था? कांस्टेंट था. यस और नो? पर्टिकुलर लेंथ के लिए जो भी आपका पार्ट है एक्सट्रूडेड पार्ट, उसका जो बेसिकली जो एरिया था वो क्या था माय डियर? कांस्टेंट था. अगर आपको डिफरेंट पर्टिकुलर लेंथ के लिए डिफरेंट शेप अगर आपको बनाना है ऑब्जेक्ट, उसके लिए अपन यूज करते हैं किसको? फोर्जिंग ऑपरेशन को, ठीक है ना. फोर्जिंग को यूज करते हैं. फोर्जिंग कहीं ना कहीं आपने जिंदगी में देखा होगा, जिस ब्लैक स्मिथ को देखते हो वो कहीं ना कहीं लोहे को ठोकता है, पीटता है, उसको शेप में डालता है. और आपने अगर कुछ फेसबुक वगैरह पे जो वीडियो अगर देखा होगा, कहीं भी देखा होगा कि एक बड़ा सा हैमर आता है और इस पर्टिकुलर वर्कपीस को बम 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 मारता है और उसको डिफाइंड शेप देता है ना. तो इसे हम बोलते हैं ड्रॉप फोर्जिंग. ड्रॉप का मतलब क्या है? ड्रॉप का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए ये अगर कोई आपका बेसिकली वर्कपीस है, इसको मैंने हॉट कर लिया, इसको मैंने मान लीजिए गरम गरम कर लिया, है ना. और इसको मैं ऊपर मान लीजिए आपके पास एक प्लंजर हो गया, मान लीजिए प्लंजर हो गया, और यहां से मैं इसे मार रहा हूं, है ना, अकॉर्डिंग टू शेप में डालने के लिए. और एक्चुअली होता क्या है कि जब आप इसे मार रहे होते हैं तो कोई ना कोई यहाँ पे बैठा बैठा कंट्रोल कर रहा होता है इस सब प्रोसेस को, ठीक है ना. मतलब एक बेसिकली जो ऑपरेटर है वो यहाँ खड़ा होगा, एक ऑपरेटर यहाँ खड़ा होगा जो कहीं ना कहीं इस वर्कपीस को कंट्रोल कर रहा होगा, ऐसा घुमा रहा होगा, है ना. और एक बंदा यहाँ बैठा होगा जो कहीं ना कहीं यहाँ पे हैमरिंग ऑपरेशन कर रहा होगा. क्लियर? अकॉर्डिंगली मतलब यहाँ पे जैसे आप वर्कपीस को घुमा रहे हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है? हैमरिंग ऑपरेशन हो रहा है. तो अकॉर्डिंग टू शेप आपके बन सकते हैं. इसे हम क्या बोलते हैं? ड्रॉप फोर्जिंग प्रोसेस. रिपीटेडली हैमर ब्लो इज देयर, ठीक है ना. इट इज फॉर द ड्रॉप फोर्जिंग. एक आता है माय डियर आपका प्रेस फोर्जिंग. प्रेस फोर्जिंग में क्या होगा? जैसे मान लीजिए आपकी दो डाई है, कुछ ऐसा, ये आपकी एक डाई हो गई और हो गई आपकी दूसरी डाई, ठीक है. आपने क्या किया? यहां पे अपने वर्कपीस को रखा, शुरुआती वर्कपीस को आपने यहां रखा, और अब क्या हुआ? जैसे आपने इसके बीच वर्कपीस को रखा, अब आपने इन दोनों ही डाई को हाई प्रेशर दिया, मींस इसको स्क्वीज कर दिया. तो क्या होगा? ये जो आपका वर्कपीस है वो डाई की शेप ले लेगा. यस और नो? तो कहीं ना कहीं आपको जो वर्कपीस दिखाई देने वाला है वो ऐसे दिखाई देगा. यस एवरीबॉडी? ये जो आपका वर्कपीस है कहीं ना कहीं यहां पे फैल जाएगा इस पर्टिकुलर डाई में. इसे हम क्या बोलते हैं? प्रेस फोर्जिंग. इसे हम क्या बोलते हैं माय डियर? प्रेस फोर्जिंग. बिकॉज इन द ड्रॉप फोर्जिंग प्रोसेस जो आपका टाइम है, आपके हैमर ने ब्लो किया, हैमर ने बेसिकली यहां पे मारा होगा, तो जैसे वापस रिट्रैक्ट करता है आपका जो हैमर, वो टाइम तो वेस्ट है ना भाई. जब वापस रिट्रैक्ट करेगा, वापस अप्लाई करेगा, है ना, तो जो आपका रिट्रैक्शन वाला टाइम है वो तो क्या है? आपका वेस्ट है. क्लियर? सो टाइमिंग को कम करने के लिए हमने यहां पे क्या किया? दोनों ही डाई लगा लिया, और डाई जैसे आपको शेप चाहिए वैसे डाई बना ली.
और यहां पे वर्कपीस रख के क्या हमने यहां पे दोनों को प्रेशर लगाया, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रेस फोर्जिंग, और इसे हम क्या बोलते हैं हमारे ड्रॉप फोर्जिंग, इसे हम क्या बोलते हैं, ड्रॉप फोर्जिंग प्रोसेस। क्लियर? तो इसी ड्रॉप फोर्जिंग और प्रेस फोर्जिंग प्रोसेस का यूज करते हुए हम कई सारे बेसिकली वर्कपीस को बनाते हैं, जैसे लाइक और कनेक्टिंग रोड को बनाना सीखेंगे कि कैसे कनेक्टिंग रोड बनती है, जैसे देखिएगा। अगर सिंपली अगर मैं आपको थोड़ा इमेजेस दिखाऊं इन द फोर्जिंग प्रोसेस, जस्ट अगर हम गौर करने वाले हैं फोर्जिंग प्रोसेस पे, तो सॉरी फोर्जिंग प्रोसेस पे, नाउ तो फर्स्ट वाला डायग्राम दिखाई दे रहा है, इट इज व्हाट द ड्रॉप फोर्जिंग ना। जो सेकंड डायग्राम दिखाई दे रहा है क्या है आपका प्रेस फोर्जिंग, बिकॉज यहां पे आपने क्या किया है, ये वर्कपीस रख दिया, क्लियर, और ये आपकी अपर डाई हो गई, ये आपकी लोअर डाई हो गई, और आपने क्या किया, दोनों पर प्रेशर लगा दिया होगा। जैसे इनको प्रेशर लगाया तो कहीं ना कहीं ये चिपक गया, जो मेटल का फ्लो यहां से हो गया, और मेटल का फ्लो कहां होगा, जिस तरीके की आपकी डाई है वहां पे आपका मेटल का फ्लो हो गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे माय डियर, प्रेस फोर्जिंग या क्लोज डाई फोर्जिंग, दोनों एक ही बात है। प्रेस फोर्जिंग कहो या फिर क्लोज डाई फोर्जिंग कहो, एक ही बात है। यस और नो? अरे बोलो, क्लियर है कि नहीं? नाउ दिस इज ओपन डाई फोर्जिंग, दिस इज व्हाट द क्लोज डाई फोर्जिंग। अगर आप हैमर ड्रॉप नहीं करते, उसे जो हैमर आप ड्रॉप करते हो माय डियर, उसे हम बोलते हैं ओपन डाई फोर्जिंग या ड्रॉप फोर्जिंग, एक ही बात है ना। इसे बोलते हैं अपन ओपन डाई फोर्जिंग। अगर आप हैमर का यूज कर रहे हो और हैमर को आप डाई की तरह यूज कर रहे हो, क्लियर ना, हैमर में ही आपने डाई लगा दिया, उसको उसके ऊपर मार रहे हो, करके शेप चाहते हो आप किस कैसा ही मिले, उसे बोलते हैं अपन ओपन डाई फोर्जिंग, क्लियर। और दिस इज बेसिकली व्हाट द क्लोज डाई फोर्जिंग, जब आप दो अलग अलग डाई यूज कर रहे हो, उसको स्क्वीजिंग एक्शन कर रहे हो, दबा रहे हो, और दबाने से क्या हुआ, जो आपका वर्कपीस है वो कहीं ना कहीं उस डाई की जो शेप में ही फॉर्म हो गया, उसे बोलेंगे अपन क्या, क्लोज डाई फोर्जिंग, है ना। नाउ इट इज व्हाट द क्लोज डाई फोर्जिंग। कैसे समझ में आ रहा है? ये कौन सा है आपका, इट इज व्हाट द अपर डाई, ये आपका लोअर डाई, बीच में आ गया आपका क्या, वर्कपीस या हॉट मोल्टन मेटल। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे जो आप हॉट मेटल बिलेट डालने वाले हो, उसका अमाउंट जो है वो एग्जैक्टली जो डाई का अमाउंट है उतना रखोगे, थोड़ा सा तो आप एक्स्ट्रा अमाउंट यहां पे देंगे, एवरीबॉडी ज्यादा देंगे, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं उस मेटल को फ्लो करवाना है उस डाई में, तो थोड़ा सा आपको अमाउंट ज्यादा रखना पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए आपने अमाउंट ज्यादा रख दिया, तो क्या दोनों जो डाइज है बंद हो पाएगी? ऐसी प्रैक्टिकल सोचो, अगर मान लीजिए आपने एक्स्ट्रा अमाउंट रख दिया, तो क्या दोनों जो डाई है वो प्रॉपर्ली क्लोज हो पाएगी क्या? तो जब तक वो प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हो पाएगी, तब तक तो आपका जो वर्कपीस है, या मैं कहूं जो आपका हॉट मेटल है, वो कहीं ना कहीं उस पूरे की पूरे डाई में फैल नहीं पाएगा। यस और नो माय डियर? हाँ, थोड़ा ऊपर रह जाएगा, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, सोना। अरे बोलो, सही है कि नहीं? तो एक्स्ट्रा डालना भी जरूरी है, और कहीं ना कहीं अगर आपने एक्स्ट्रा डाल दिया तो आपकी जो डाइज है वो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी क्लोज नहीं होने वाली है। इसके लिए क्या करते हैं? क्या आपने समझा प्रॉब्लम को? क्या आप समझ पाए प्रॉब्लम को? बस देख लिया फ्लैश तो बोल दिया फ्लैश। सोनू, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? ये फ्लैश क्या होता है? ये फ्लैश वो है हमारी, जो आपने एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड किया है ना, यहां पे जो आपके दिल की तमन्ना थी कि सर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा देंगे, जो बोले थे, देखो जो बोले भी थे प्रहर्ष और सोनू कि सर एक्स्ट्रा ज्यादा, तो ज्यादा जो आपने डाला है वो उससे बोलते हैं अपन फ्लैश। अब वो जो फ्लैश है वो कर रहा है कांड, वो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर डाई को, दोनों डाई को आपका क्लोज नहीं होने दे रहा। अगर वो दोनों डाई को क्लोज नहीं होने देगा तो भैया आपका मेटल फ्लो कैसे होगा? इसके लिए हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर डाई में एक एक्स्ट्रा कैविटी ऐड करते हैं। वो मटेरियल का पार्ट नहीं है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ फिनिश्ड बेसिकली मटेरियल। हम क्या करते हैं, एक डाई में ही एक्स्ट्रा पार्ट ऐड कर देते हैं, ताकि जो फ्लैश वाला जो मटेरियल है, जो आपके किसी काम का नहीं है, वो वहां पे चला जाए। यस और नो? इस जो पोर्शन है जहां पे आपका फ्लैश गया है, इसको हम बोलते हैं GUTT, या गटर बोलते हैं इसको अपन।
क्या बात समझ में आई? फ्लैश क्या होता है माय डियर? बिकॉज ऑफ द यू वांट द प्रॉपर क्लोजिंग ऑफ द टू डाइज, यू वांट द एक्स्ट्रा केविटी इन द डाई, सो दैट जो एक्स्ट्रा जो आपका मटेरियल उसको हमने बोला फ्लैश, वो यहां से चला जाए ताकि आपकी डाई जो है पूरी क्लोज हो जाए, ताकि जो आपका हॉट वर्कपीस है इस डाई के बिल्कुल कॉर्नर तक पहुंचे। अगर आपको इस पर्टिकुलर हॉट मेटल को इस डाई के कॉर्नर तक पहुंचाना है तो कहीं ना कहीं इस डाई का बंद होना बहुत जरूरी है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ऐसा नो? तो जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको हमने क्या बोला? फ्लैश। और जिस पर्टिकुलर केविटी में जाता है वो आपका फ्लैश, ताकि वो पूरी की पूरी आपका जो डाई है वो क्लोज हो पाए, उस एरिया उस केविटी को हम क्या बोलते हैं? गटर। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, क्लियर? एग्जैक्टली डायमेंशन क्या होगा, एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या होगी फ्लैश की, फोर्जिंग के टाइप्स क्या होंगे, एडवांटेज क्या होंगे, डिसएडवांटेज क्या होंगे, हम कनेक्टिंग रोड कैसे बनाएंगे, कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं कनेक्टिंग रोड बनाने के लिए, कल दिखाऊंगा वीडियो अच्छे से आपको, जिसमें आपको पता चलेगा कनेक्टिंग रोड कैसे बनती है, क्लियर, विद द फोर्जिंग प्रोसेस एंड व्हाट आर द फोर्जिंग डिफेक्ट्स। हम बात करने वाले हैं कल फोर्जिंग के बारे में, ठीक है? थोड़ा सा आपको आइडिया मिल गया होगा, तो कल हम इसकी आगे चर्चाएं करने वाले हैं। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, गुड बाय, जय हिंद।